साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है ये है क्रुएल्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर। क्रुएल्टीज़ को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड पर रहते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई इन प्रश्नों का उत्तर खुद देने की बजाय कुछ ऐसा आपके लिए रिसर्च किया जाए कि कम से कम वो सपोर्टेड बाय लॉ हो, क्योंकि मेरे अनुसार मुझे ये ठीक लगता है, ये नहीं चलेगा भाई। रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरीथिंग सपोर्टेड बाय सम यार्डस्टिक ऑफ लॉ। और आज का जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, जहां ना केवल राहत प्रदान की गई पति को, अभी तो पत्नी जब अपील में गई थी डिवोर्स डिक्री के अगेंस्ट, तो उस अपील को भी जो है रिजेक्ट किया गया और क्रुएल्टी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर जो है कवर किया गया। वीडियो लंबा होगा, मैं पहले कह दूँ, बट अगर चीज़ों को समझना है, उस पर वर्कआउट करना है, तो हमें एक एक चीज़ को जो है वो समझना होगा। साथियों, क्रुएल्टी कैसी भी हो सकती है, सामान्य भी, लीगल भी, स्पेसिफिक भी, मेंटल भी और फिजिकल भी। बट की पॉइंट इज़ दैट आपकी लाइफ और लिबर्टी को खतरा पहुंचाने वाली क्रुएल्टी ही डिवोर्स का बेसिस फॉर्म करेगी। मियर वियर एंड टीयर कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर क्रुएल्टी। तो ये तो रही एक बेसिक बात, बट कंसेप्चुअल बात क्या है और ज़्यादा इसमें लीगल क्या हो सकता है, ये हम जानने वाले हैं आज के प्रेजेंटेशन में। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं बहुत धीरे धीरे तसल्ली से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं खोल कर रख दूंगा ताकि कोई दिक्कत हमें नहीं आए और हम इजीली अपना केस ड्राफ्ट कर पाएँ या उसे कंटेस्ट कर पाएँ। तो साथियों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है लिटिगेंट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ नया सीखने में लॉ की फील्ड में। तो साथियों, आज का जो एजेंडा है डिस्कस का वो है क्रुएल्टी एंड इट्स एक्सटेंट, और इसका डिवोर्स के डिक्री पे क्या असर पड़ेगा और किन किन पर्सपेक्टिव में हम क्रुएल्टी के इंसिडेंट्स को बेहतर प्लीड करते हुए रेमेडी एज पर लॉ कोर्ट से ले सकते हैं। तो वीडियो प्रैक्टिकल है साथियों, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये है दिल्ली हाई कोर्ट का। ममता बनाम प्रदीप कुमार इसका साइटेशन है। 5 सितंबर 2023 को ये जजमेंट जो है पारित किया गया है। साथियों, यहाँ पर हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ ने एक अपील जो है वो पेश करी। यहाँ पर वाइफ जो है वो है अपीलांट और जजमेंट जो है वो है 25/2/2020 का। और इम्प्यून जजमेंट जो है वो अराइज हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिवोर्स पिटिशन जो कि फाइल करी है हस्बैंड ने, विच हैज़ बिन अलाउड, जो कि स्वीकार हुई है ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अंडर सेक्शन 13(1)A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ 1955 भी कहा जाता है। ये बात पहले आप नोट कर लो, फिर अपन जो है यहीं से आगे चलते हैं। तो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं वो जानना भी जो है काफ़ी ज़रूरी है कि अपीलांट जो है वो है वाइफ, इसको हम कह देंगे मिसेस ए, और जो रेस्पोंडेंट है ये है हस्बैंड, इसको हम कह देंगे मिस्टर आर। तो मिसेस ए और मिस्टर आर की मैरिज हुई थी हिंदू राइट्स और कस्टम से, जिस कारण क्या एप्लीकेबल हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर हो गया आपको। और ये मैरिज हुई है 30/4/2006 को, ये भी क्लियर हो गया आपको। और मैरिज होगी तो उसके बाद क्या होगा, प्रेम मोहब्बत होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चा हुआ, उसका नाम था अश्विन कुमार, जो कि इस वेडलॉक से जो है बॉर्न हुआ है करीबन एग्जैक्टली 9 महीने बाद। रेस्पोंडेंट हस्बैंड या मिस्टर आर जो है उसका क्लेम क्या है कि अपीलांट जो है वो एग्रेसिव है, क्वारल करती है और ये वायलेंट है इन नेचर टूवर्ड्स हिम। साथियों, एक बात मुझे यहाँ पर कहनी तो नहीं चाहिए, बट एज अ ह्यूमर, एज अ कॉन्सेप्ट मैं कहना जरूर चाहता हूँ कि एक बार झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ का और दोनों जो है वो कोर्ट में पहुंच गए। तो हस्बैंड के आरोप थे वाइफ पे कि साहब मुझे ये तंग करती है, परेशान करती है, और कई तरह के संगीन आरोप उसने वाइफ पे लगा दिए। तो वाइफ उत्तर में क्या बोलती कि साहब यही दुखी है मुझसे, पूरे मोहल्ले से पूछ लो, पूरा मोहल्ला खुश है। तो कहने की बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय अगर पक्षकार बैठकर अपनी बातों को कॉन्साइल वे में कहकर शांतिप्रिय तरीके से मैटर का सॉल्यूशन कर लें, तो इंडियन कोर्ट्स जो कपल्स के डिस्प्यूट्स को प्रॉपर वे में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम इन डिस्प्यूट्स को आउट ऑफ द कोर्ट बहुत ही कम टाइम में कोई पैसा वेस्ट किए बगैर भी सॉल्व कर लें। समझदारी रखो, ये जीवन छोटा है, कोर्ट में जाकर झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। इससे बेटर है कि अपनी पत्नी को समझो और पत्नी की ड्यूटीज़ भी कि पति को समझो। ऐसा नहीं है कि आते ही एक दूसरे पे जो है हम चिल्ला रहे हैं या एक दूसरे के साथ जो है हम झगड़ा कर रहे हैं और हम क्या इंप्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पे कि
आज मेरी पत्नी जो है एक एग्रेसिव नेचर की है, कि मेरी पत्नी जो है वो मुझसे झगड़ा क्वारल करती है या वो वायलेंट है। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के ये आरोप लगाने के बजाय मेरा तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मैटर घर तक सॉल्व करो, नहीं होए तो फिर आप कोर्ट आओ। बेटर इज़ दैट कि वी शुड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एट होम। घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। और उसका ये भी आरोप है कि जो परिवार वाले हैं उनके साथ भी इसका बिहेवियर ऐसा ही है, एग्रेसिव, क्वारल एंड वायलेंट। सी यूज्ड टू फ्रिक्वेंटली लीव द मैट्रिमोनियल होम। ये भी एक आरोप जो है हस्बैंड ने लगाया। ये था आरोप नंबर 2। विदाउट इन्फॉर्मिंग द हस्बैंड और द फैमिली, कि जब मर्जी जो है पीयर पहुंच गई, ना तो हस्बैंड को इन्फॉर्म करा ना ही फैमिली को इन्फॉर्म करा। तो बेसिकली है क्या भाई, आज एक परिवार में है तो परिवार की जिम्मेदारी को समझे। आज पति जो है गार्जियन है, उसके परिवार वाले आपके गार्जियन है, तो कम से कम उनको इन्फॉर्म तो करो कि भाई मैं इस काम से अपने जो घर वाले हैं उनसे मिलने जा रही हूँ और मैं इतने टाइम में जो है लौट आऊँगी, तो कम से कम उनको टेंशन नहीं रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, कोई इंसिडेंट हो गया तो जो तुम्हारे घर वाले हैं वो तो पहले आके हमारे छाती को उड़ देंगे कि भाई तुमने लड़की को मार दिया होगा, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा होगा और तुम हत्यारे हो, तुम लुटेरे हो, तुम डाउरी डायमंड्स हो। तो कम से कम आज ससुराल वाले भी इस बात की अपेक्षा करते हैं कि कम से कम बहू अपने पीहर जाए तो कम से कम संस्कारित वे में उन्हें इन्फॉर्म करके जाए। अदरवाइज़ वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना छोड़ देंगे, फिर कांड हो जाएगा तो तुम्हारे घर वाले फिर आके हमको परेशान ना करें। इस बात को भी लिख कर चलो। क्लियर है बात? ये कहने की बात ये कि यहाँ पर जब हस्बैंड ने कहा कि भाई ऐसा तुम क्यों करती हो, बता के जाया करो। सारे हस्बैंड शुरू में प्रेम से बोलते हैं और जब उनके साथ बैड ट्रीटमेंट होता है तो उनकी जो मानसिकता है वो फिर झगड़ा करने की ही हो जाती है। तो यहाँ पर जब हस्बैंड ने प्रेम से पूछा कि भाई ऐसा क्यों करती हो, तो वाइफ क्या करती थी, यूज्ड टू क्वारल। तो ये था इंसिडेंट नंबर 3 ऑफ द क्रुएल्टी। ओके, देखो ऐसे पत्नी के साथ क्या आप रह पाओगे जो एग्रेसिव हो, जो क्वारल करती हो, जो वायलेंट करती हो, जो बार बार अपने पीयर चली जाती हो, आप पूछो तो झगड़ा करने पर उतारू हो जाती हो। रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो ये भी व्यक्ति नहीं रह पा रहा था, इतना सहरा था। क्यों? अपने परिवार के लिए। 9/8/2008 ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन ओम प्रकाश जी, इसको हम मिस्टर ओ कहते हैं, इनके क्लोज रिलेटिव हैं, वो उनके घर पर आए और उनके साथ भी जो वाइफ थी उसने मिसबिहेव कर दिया। शी डिड सो विथ अदर रिलेटिव हु यूज्ड टू विजिट देयर हाउस, कि जो कोई भी रिलेटिव घर में आता था उसके साथ मिसबिहेव करती थी। ये अनकल्चर्ड वाइफ की कैटेगरी इसको हम कह सकते हैं। भाई देखो, एक्चुअली छोटी सी बात समझने की है कि अगर ट्रेन नहीं किया जाए ना प्रॉपर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो औरत हो, तो कम से कम वो नुकसान तो करेगी अपोजिट पार्टीज़ का। वो वफादार जो है कभी नहीं रह सकती। अगर वफादार रखना चाहते हो तो ड्यूटी पीयर वालों की कि अपनी लड़की को ट्रेन करके भेजें कि उसे कैसे बिहेव करना है। पर वो ट्रेनिंग नेगेटिव दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं फिरोशी देने की। भाई जो आवे उसके साथ भी मिसबिहेव कर, जो आवे झगड़ा कर, जो आवे उसके साथ जो है फ्रीक्वेंट फाइट कर, ताकि अल्टीमेटली ये लोग परेशान होकर तुझे घर से अलग कर दें। और यही हमारी मंशा है भाई। क्लियर है बात? ये यही होता है हर परिवार में कि इस तरह से ट्रेनिंग होती है कि नेगेटिव माहौल बनाकर उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट निकाला जाए, जो कभी भी संभव नहीं है। इट इज़ फर्दर क्लेम्ड दैट द अपीलेंट वाइफ डिड नॉट मेंड हर वेज डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड रिमेंड एडमेंट एंड रिफ्यूज टू डू हाउस होल्ड वर्क। घर का काम नहीं करना, अपनी मनमर्जियाँ करना, ये भी इंसिडेंट नंबर 4 है। तो फिर शादी करी क्यों? लिव इन में रहते। अगर इतनी मनमर्जी करने का ही शौक था, लिव इन में रहो। शादी करने का मतलब ये कि आप एक परिवार की जिम्मेदारी को उठा रहे हो। अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो इट इज़ बेटर टू बी लिव इन, इट इज़ बेटर टू बी अनमैरिड। किसी की लाइफ मत खराब करो। शी वेंट टू हर पेरेंटल हाउस आफ्टर क्वेरलिंग विद द रेस्पोंडेंट। और ये अपने पीयर चले गई अपने पति से झगड़ा करने के बाद में। क्या हुआ 9/12/2008 को कि जो उसके पेरेंट हैं और जो उसके ब्रदर हैं along with 3 unknown persons came to the house of respondent and took away her jewelry and other valuable articles after mishandling the respondent and the family, for which they made a complaint to the police। ये इन्होंने सही काम करा और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये कंसेप्चुअल टॉक है यहाँ पर। देखो ऐसा है कि जब रावण की बहन जो है वो रावण के पास पहुँची तो उसने कटी हुई नाक दिखा दी और ये कहा कि इसने जो है मेरे साथ बुरा किया। और उसने सही बात तो बताई नहीं, रावण ने वेरीफाई करी नहीं और रावण भी जो है पहुंच गया कि भैया अब तो मैं बदला लूँगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, कुल का भी नाश हुआ, लंका का भी नाश हुआ। तो वही इनका साथ स्थिति हो रहती है कि जब इनकी बहनें पहुंच जाती हैं कि साहब हमारे को जो है मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, हमसे डावरी डिमांड कर रहे हैं, हमको जो है बहुत दुखी कर दिया है, तो ये लोग भी ना आव देखा ना ताव, ना फैक्ट्स को करा वेरीफाई और अल्टीमेटली पहुँच गए लड़ने के लिए कि अब तो हम लड़ेंगे, बदला लेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, अब आएगा मज़ा। पर जब ये लोग पहुँचे
इन्होंने मिसहैंडल किया, ज्वेलरी जो है लेके चले गए, तो हस्बैंड ने बगैर देरी किए कंप्लेंट डाल दी। जिस दिन पत्नी दहलीज छोड़ देती है वो पत्नी नहीं रही, नोट कर लो, जिस दिन पत्नी दहलीज छोड़ देती है वो पत्नी नहीं रही, अब वो दुश्मन हो गई। अब उससे लड़ने के लिए जो दाव पेज हैं, जो पैतरेबाजी हैं, वो आपको फॉलो करनी होगी। ये वैसी ही स्थिति है कि सामने कौरव थे, इधर पांडव थे, उन दोनों को डर था कि भाई ये हमारे भाई हैं, पर जिन्होंने हमें भाई नहीं समझा, जिन्होंने हमारी हस्तिनापुर पे कब्जा कर लिया, तो हम उन्हें कैसे छोड़ेंगे। साथियों, जब बात हक की है, जब बात ईमान की है, जब बात एथिक्स की है, जब बात प्रिंसिपल की है, तो वहाँ पर लड़ना होगा, झुकने से काम नहीं चलेगा। इस व्यक्ति ने भी जो है कंप्लेंट लॉन्च करी और अल्टीमेटली इस कंप्लेंट में क्या हुआ कि जो ASI था मोहिंदर सिंह, फोर्स देम टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर एंड ऑब्टेन देयर सिग्नेचर फोर्सफुली। क्या करें कि जिसके पास हम न्याय लेने जा रहे हैं वही हमको जो है परेशान कर रहा है। अगेन जो है इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट डाली, घबराए नहीं है, टू द कंसर्न पुलिस ऑन 23/12/2008 एंड 27/4/2010 एंड ऑल्सो रिसीव्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट एट सफदरजंग हॉस्पिटल वाइल MLC नंबर मेडिको लीगल, जिसका नंबर है 242161 और जिसका डेट है 9/12/2008। तो कहने की बात ये है कि जो इनको माल ट्रीटमेंट हुआ, जो इनको हैरेसमेंट हुआ, उसकी इन्होंने कंप्लेंट्स भी करी, वापस से हुआ, वापस से कंप्लेंट करी और लगातार जो है कंप्लेंट करते रहे और मेडिकल एविडेंस को भी इन्होंने प्रॉपर जो है ऑब्टेन किया। तो यहाँ पर एक समझदारी जो है रही हस्बैंड की। अब आता है असली खेल पत्नियों का। ये पहुँच गए भाई CAW सेल की, जो महिलाओं की विशेष प्रोटेक्शन के लिए सेल बनी हुई है दिल्ली में, और उसने कंप्लेंट डाल दी अगेंस्ट रेस्पोंडेंट एंड द फैमिली, बट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। और उसके बाद उसने केस फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बिफोर साकेत, विच ऑल्सो विड्रॉन बाय हर ऑन 23/5/2011। एडिशनली शी फाइल्ड अ केस फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, जहां पर रेस्पोंडेंट को जो है डायरेक्ट किया गया 3000 रुपये को इंटरिम दो टिल पेंडेंसी ऑफ द एंटायर ट्रायल। देयर आफ्टर हस्बैंड ने जो है कंप्लेंट फाइल करी 156 सब क्लॉज 3 CRPC के तहत अगेंस्ट द अपीलेंट वाइफ एंड द फैमिली मेंबर्स, बट द सेम वाज विड्रॉन ऑन 27/6/2011 इन टर्म ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। तो कहने की बात है कि ना तो हस्बैंड कम था ना वाइफ कम थी, बट हस्बैंड अलर्ट था, वो चुप नहीं बैठा। आप लोग करते क्या हो कि आप लोग प्लान्ड नहीं होते हो। आप लोग प्लान्ड कब होते हो कि जब सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है, लाइबिलिटीज़ तक अकर हो जाती हैं। अगर शुरू से प्लान्ड रहोगे, शुरू से तैयार रहोगे, तो ऐसी लाइबिलिटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, और करना पड़ता भी है तो चुटकियों में ऐसी लाइबिलिटी से बाहर निकल जाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। मैं कई बार आपको कहता हूं कि आप सेटिंगबाजी करने की बजाय, रिश्वत देने की बजाय, अगर प्रॉपर अपने वर्क पे ध्यान रखोगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेश करोगे तो आईओ की हिम्मत नहीं है कि आपको छेड़ जाए। मैं गारंटी कह रहा हूं। मैंने कई केस देखे हैं महिला थानों पे कि लड़के डॉक्यूमेंट लेके गए, उन्होंने कहा साहब इस पर जांच करो, और महिला थाना जांच ही नहीं कर रहा था उसके ऊपर, वो हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से ऑर्डर करा के लिए आए। तो अल्टीमेटली उन्होंने जान छुड़ाई अपनी और फाइल को धकेला कोर्ट के अंदर कि हमारी जान छूटे। कहने की बात है कि ये मक्कार वहीं रिश्वत खाते हैं कि जहां इनको लगता है कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है और तुमको लूट लेंगे और उनसे भी जो है पैसा खा लेंगे और दोनों को लूट के एक केस बना के जो है कोर्ट में पेश कर देंगे। अब तुम जो है केस को भुगत रहे हो। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है। जब तक मसाला नहीं है, एविडेंस नहीं है, लड़ोगे कैसे? तो मेरे भाई, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि हनीमून की प्लानिंग करने की बजाय पोस्ट मैरिटल प्लानिंग पे करते हुए रखो। अगर नहीं करोगे तो उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस बात को जो है नोट करते हुए चलो। साथियों, इस केस में क्या हुआ कि अगेन इसने कंप्लेंट जो है डाल दी और फिर हस्बैंड ने जो है डिवोर्स डाल दिया कि यार इतना मैं परेशान हो गया हूँ इससे। घर में तांडव, मानसिक तांडव, पुलिस में तांडव, तांडव ही तांडव। तो अपीलांट ने जो है यहाँ पर कंटेस्ट किया डिवोर्स को कि उसको जो है हैरेस किया गया और उसका कहना था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है भाई, तो क्या चोरी कर ली हमारे कोतवाल साहब ने कि इन्होंने जो है डावरी की डिमांड करी है, उसके लिए मुझे हैरेस किया है, मर्सीलेस मेरे साथ बीटिंग हुई है, 8/12/2008 को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ी मजबूरी में, दयनीय स्थिति में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। मैंने कंप्लेंट लॉन्च करी, उसके बाद मैंने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी किया, पर सारे केस में इन्होंने राजीनामा कर लिया और अल्टीमेटली धोखा दे दिया। और अब इन्होंने जो है डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी है और जिस कारण इसको कोई डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। पार्टीज़ ने अपने आप को एग्जामिन किया, फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लंबे टाइम से जो है ये पक्षकारा मीन्स वाइफ जो है अलग रह रही है, मीन्स 8/12/2008 से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड के साथ जो जो इंसिडेंट्स हुए या जो जो सब्सिक्वेंट फाइलिंग्स हुई है केसेस की, के ब्यौरे जो हैं वो हस्बैंड ने फाइल पर जो है पेश किए हैं। तो कुल मिला के जो टेस्टिमोनी है, इट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टिंग दैट द हस्बैंड वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी बाय द वाइफ। ये वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई है वाइफ कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में हस्बैंड के विरुद्ध जो है एडवर्स इन्फ्लुएंस लिया जाए। मियरली एक केस पेंडिंग है 498 IPC का, ये ग्राउंड नहीं है एडवर्स इन्फ्लुएंस लेने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि
सारे इंसिडेंट्स को मिला के देखना पड़ेगा और उससे एक ही कंक्लूजन जो है ड्राइव होता है कि हस्बैंड को जो है सस्टेन हुई है क्रुएल्टी जो कमिट करी है वाइफ ने, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसने फेस करी है, उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है इंडेंजर्ड है, दैट्स व्हाई ही डिजर्व द डिक्री ऑफ डिवोर्स। अब वाइफ पहुंच गई अपील के अंदर और वही सेम ग्राउंड कि मुझको डाउरी के लिए हैरेस किया गया, फिर मैंने जो है कंप्लेंट किया, उसको सेटल करा लिया, फिर मैंने 498 कर दिया और बचने के लिए इन्होंने जो है डिवोर्स केस डाला और गलत रूप से जो है कोर्ट ने इसको डिक्री किया है। और हस्बैंड का भी सेटल्ड था कि भाई मुझे इतना परेशान कर दिया, जो मैंने आपको बताया अल्टीमेटली साथ रहना हमारा पॉसिबल नहीं है। अब कोर्ट के व्यूज़ क्या हैं इसके अंदर? मैरिज इज़ नॉट सिंपली अ यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल। हाँ, बात सही है कि कोई यूनियन थोड़ा ना कि मजे ले लिया और सेक्स करने के लिए यूनियन बना लिया। ये क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें लीगल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी जो है देखे जाते हैं। मैरिज जो है एक इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पर दो लोग मिल रहे हैं जिसमें उनका सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और अदर बिहेवियर जो है देखा जाएगा, ताकि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना कर सकें। साथियों, से कई व्यूज़ हैं जिसमें कहा गया कि मैरिज जो है अंडर हिंदू लॉ ये एक सैक्रामेंट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहाँ पर यूनियन जो है दो साउल्स का है जो कि कस्में वादे लेते हैं कि हम जन्मों जन्मों तक जो है साथ दे पाएंगे। बट अब क्या हो रहा है? खेल हो गया, भाई लड़का देख लिया और जो है पैसे लूट लिए, अल्टीमेटली उसको डिवोर्स दे दिया और उसका जो भविष्य है वो चौपट कर दिया। समझ रहे हैं बात को आप? मतलब कितना हाल सोसाइटी में ख़राब हो रहा है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि आए दिन केसेस डिवोर्स के जो है कोर्ट में जा रहे हैं। आए दिन जो है लड़कियां केस फाइल कर रही है कि साहब मुझे छेड़ दिया, मुझे देवर ने जो है ब्लू फिल्म दिखा दी, मेरे को ससुर ने छेड़ दिया, इन लोगों ने मेरे साथ क्रूरता करी है, ये डाउरी डायमंड्स है, बदमाश है, उठाई गिरा किस्म के लोग हैं। ये कंप्लेंट होती है यूजुअली ये। और आप कभी जाना महिला थाने, कभी जाना फैमिली कोर्ट में, बस धंधा हो रहा है बेसिकली ये कि साहब 20 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, 50 लाख दे दो। ये हो क्या रहा है? और जज साहब देखे जा रहे हैं। मतलब जजों को इंटरवेंशन करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ, पर नहीं करते हैं। देखते रहते हैं कि नहीं साहब औरत जाते साहब गलत तो बोलेगी नहीं। अरे गलत कैसे नहीं बोलेगी? जब सुरफणखा गलत हो सकती है तो ये लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। सिर्फ फर्क है पहचानने का कि हिट कहाँ करना है। आज न्यायाधीश को भगवान का दर्जा है, पर ये भगवान इन शैतानों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो आज मेंस राइट को अफेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आए दिन हम गालियां खा रहे हैं, हमारे खर्चा बन रहा है, बदमाशियां कर रही हैं, आवारागर्दी कर रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर ये कोर्ट में आती हैं और हमको कोर्ट में आके ठेंगा दिखाती है और कहती है कि देख तू हमारा क्या उखाड़ लेगा। अंदर जो हम रोएंगे, जो ड्रामा करेंगे, फिर देख तेरा क्या हाल होता है। तो कहने की बात है कि आज पुरुष पीड़ित है। पुरुष कहाँ जाए? हम रो रहे हैं, हमारे आंखों में आंसू हैं, जहाँ जाते हैं आगे जा, आगे जा, आगे जा। कहाँ तक आगे जाएंगे? ऐसा करते करते तो हम चंद्रयान पकड़ के चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि सुनना पड़ेगा इंडियन कोर्ट्स के जजेस को हमारी पीड़ा। अगर नहीं सुनेंगे तो अल्टीमेटली हमारे राइट्स ही अफेक्ट होने वाले हैं। ये एक पीड़ा है आम आदमी की जो मेरे दिल से निकल रही है, सुननी पड़ेगी आप सबको। बट ऐसा होता है और आज जो राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं उसमें अधिकांश जिम्मेदारियां हमारे माता पिता की भी हैं, अधिकांश जिम्मेदारियां लड़कियों के माता पिता की भी है और अधिकांश जिम्मेदारियां आज सोशल मीडिया की भी है। सत्यानाश कर दिया ऐसे पवित्र इंस्टीट्यूशन का सिर्फ लालच के चलते। साथियों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि फॉल्ट जो है वो जरूरी है। फॉल्ट एडल्ट्री के वे में भी हो सकता है, क्रुएल्टी के वे में भी हो सकता है, डाइजेशन के वे में भी हो सकता है और कोई ग्राउंड्स जो हैं उसके वे में भी हो सकता है। जब तक फॉल्ट नहीं है तब तक डिवोर्स में नहीं है। और इसको लेकर कई व्यूज़ भी आए हैं कि फॉल्ट को कैसे प्रूव किया जाए, बट फॉल्ट थ्योरी इज़ द इंपॉर्टेंट थ्योरी। बट द की पॉइंट इज़ दैट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि ये एक रूटीन ग्राउंड नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी ग्राउंड है। द पावर शुड बी एक्साइज स्प्रेंगली। ये रूप रानी वाले जो रिसेंट मामले सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किए हैं उसमें इस बात को जो है हाईलाइट भी किया है। कोर्ट ने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल फॉर गेटिंग डिवोर्स द अक्यूज्ड, यहाँ मैडम काट देना, द अपीलांट हैज़ टू एस्टेब्लिश सर्कमस्टेंसेज विच कैन बी टर्म्ड क्रुएल्टी बाय द रेस्पोंडेंट सो टू डिसॉल्व द बॉन्ड ऑफ मैरिज। एडमिटली पार्टीज की जो है मैरिज हुई, शॉर्ट टाइम तक साथ में रहे, फिर अल्टीमेटली जो है अलग हो गए इनके बीच क्वारल से और उसके इंसिडेंट्स जो है फाइल पर हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षकारों का एक साथ एक छत के नीचे रहना ही संभव नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वाइफ की अपनी ग्रीवेंसेज हैं, पर जो भी केसेस वाइफ ने करे वो अल्टीमेटली विड्रॉ करे। मियरली एक केस पेंडिंग है 498 का, इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू ड्रॉ द एडवर्स इन्फ्लुएंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वाइफ कंप्लेंट फाइल कर रही है 498 का या अदर कंप्लेंट्स को जिसमें वो डाउरी की डिमांड को एलिज करती है, तो उस सिनेरियो में ये क्लियर कट है कि वाइफ हर सूरत में हस्बैंड को सजा दिलाना चाहती है। और जब सजा दिला दोगे हस्बैंड को, साथ में कैसे रहोगे? कॉमन सेंस की बात है, दोनों ही प्ली जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। हालांकि ये बात सही है कि सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट में
कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि डिफॉल्टिंग पार्टी तो कोर्ट में नहीं आ रही रिलीफ के लिए। ये बात भी बिल्कुल परफेक्टली टू बी नोट डाउन है कि अगर कोई पार्टी जो है वो डिफॉल्ट है, अपने हस्बैंड को परेशान कर रही है, हैरेस कर रही है, झूठे केस दायर कर रही है, फिर राजीनामा कर रही है, तो इट इज अपीयरिंग दैट शी इज मिसयूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस सिनेरियो में ये क्लियर है कि एक गंभीर क्रुएल्टी जो है विद द हस्बैंड एंड हिज फैमिली जो है हुई है। के श्रीनिवासन वर्सेस के सुनीता का निर्णय भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइलिंग ऑफ कॉल्स कंप्लेंट कॉन्स्टिट्यूट द क्रुएल्टी। इसके अलावा कई जजमेंट आए जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनसस्टेन्ड एलिगेशन ऑफ डाउरी डिमांड्स अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। एक जजमेंट है रवि कुमार का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेकिंग डिफेमेटरी एलिगेशंस फॉल्स एलिगेशन अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। निशी वर्सेस जगदीश राम का निर्णय है, उसमें भी ये ग्राउंड्स जो है प्लीड हुए हैं। तो कहने की बात है कि क्रुएल्टी क्या है कि ऐसा बिहेवियर जो आपको हैरान परेशान तंग परेशान कर दे। क्रुएल्टी को जो है डिफाइन नहीं किया गया, ये कोर्ट ने लिखा है। क्रुएल्टी का जो कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन है हम दे ही नहीं सकते, अगर हमने दे दिया तो हम एक यार्ड स्टिक पैरामीटर तैयार कर देंगे। पर क्रुएल्टी का एक बेसिक इंसिडेंट क्या है कि ऐसा बिहेवियर अंडर विच इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव विथ योर स्पाउस नॉर्मली, योर लाइफ एंड लिबर्टी इज इन डेंजर। समर घोष के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कैन बी लेड डाउन फॉर द क्रुएल्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्प्यूट मैट्रिमोनियल पार्टीज के बीच में है, अगर इस तरह से हैं कि दोनों का एक साथ एक छत के नीचे रहना संभव नहीं है, दोनों अगर रहते हैं तो झगड़े होंगे, दोनों को मेंटल पेन होगा, अगोनी होगी, सफरिंग होगी, या उनके डिस्कॉर्डिंग्स जो हैं आपस में इस तरह से हैं कि कोई घटनाक्रम भी कारित कर सकते हैं, तो ऑल आर द इंसिडेंट्स ऑफ द क्रुएल्टी। इसके अलावा डीप एंग्विश, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब इंसिडेंट हैं। तो कुल मिला के अगर जब भी आप प्लीडिंग्स कर रहे हैं डिवोर्स केसेस को लेकर, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा लॉ है नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली का भी इंपॉर्टेंट है। समर घोष का मैंने आपको बताया। इन गाइडलाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बेसिक बात कही है कि मैरिज अगर खतरे में है, लंबे टाइम से पक्षकार अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि मैरिज इज़ बियॉन्ड द रिपेयर। तो वहाँ पर बेटर रेमेडी क्या है कि इसको डिसॉल्व ही कर दो, क्यों टाइम खराब करें। राकेश शर्मा के निर्णय में भी कोर्ट ने ऐसा ही माना था। तो कुल मिला के जब पार्टीज लंबे टाइम तक अलग रह रही है, कोई चांस रिकॉन्सिलेशन का नहीं है, दोनों के बीच तनाव है, परिवारों के बीच तनाव है, देन इट इज़ अ फिट केस वेयर डिक्री ऑफ डिवोर्स इज राइटली गिवन बाय द कंसर्न कोर्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर वाइफ की अपील को जो है वो खारिज कर दिया। आज का जो अध्याय है हमें 3 बात सिखा के चलता है कि सबसे पहली बात, जब भी डिवोर्स को आप प्लीड कर रहे हो तो आपके एलिगेशंस, आपके आर्गुमेंट, इट शुड बी प्रॉपर। नंबर 2, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। नंबर 3, जो भी आरोप लगा रहे हो वो हवा में नहीं होने चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है तो केस मत फाइल करो। नंबर 4, लड़ने का दम नहीं है, बिल्कुल मत लड़ो। नंबर 5, कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, ये मैं आपको साफ कहता हूं कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब जिन जगहों पर आपको बोलना चाहिए था वहां पर आप खामोश रहे। देखो, मैं कहता हूं कि इज्जत करो अपने पत्नी की, वो किसी का परिवार छोड़ के आई है आपका परिवार चलाने के लिए, पर जब वो भैरूपे के भेष में है, भेड़िए के भेष में है, तो उस सिनेरियो में उसको आइडेंटिफाई करना और उसको जनता के समक्ष लेके आना और उसके इंसिडेंट्स को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भी जो है आपकी। अगर चुप बैठ जाओगे तो जूते खाते रहोगे और अल्टीमेटली जो आने वाले पुरुष हैं, जो आगे आने वाले मेंस हैं, उनके लिए आप एक धब्बा बन जाओगे। आपको यह तय करना है कि अब आपको एग्जाम्पल बनना है कि एक धब्बा बनना है मेंस राइट के ऊपर। अगर आज सच्चे मेंस राइट के हो, कदर करते हो, पुरुषार्थ की कदर करते हो, पुरुष के आत्मविश्वास की, तो लड़ो अपने अधिकारों के लिए। जहां तक हो सके घर में मैटर सॉल्व करो। बिल्कुल बात बिगड़ गई है और ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर सकती है मैरिज, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू द कोर्ट, बट डोंट बी इन द इमोशन वे, बी इन द लीगल वे। लीगल ड्राफ्टिंग करो, लीगल पॉइंट्स को निकालो, लीगल अटैक करो। पर जब वाइफ आपकी दहलीज क्रॉस कर जाए और वो कह दे कि अब नहीं आऊंगी और तुझे सबक सिखाऊंगी, तो अब वो पत्नी नहीं है, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो कुल मिला के ये मेरी आपको सीख भी है, ये मेरे आपको वचन भी है और ये मेरी आपको गाइडलाइंस भी है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।